अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी मैं ऐसे वीडियोस आपके तक पहुंचाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद होंगे और मुझे लगता है कि ये वो उन वीडियो में से एक है। इस वक्त मेरे साथ में आप जो फ्रेम में देख रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि हमारी खुशकिस्मती इसने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला और खासकर हमारे उन पेशेंट्स के लिए टाइम निकाला जो किडनी पेशेंट्स है। यानी मैं आपको बोलूं कि जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, जो किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, उनके पेशेंट हैं। खासकर मैं एक बात बोलूंगा आपको, जो किडनी डिजीज के रिलेटेड पेशेंट से उनके लिए एक वीडियो खास है। आपको मैं बताऊं, पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा हमारे साथ जो फ्रेम में है, ये कोई और नहीं, ये वादी के नहीं, इनफैक्ट मैं उसको इंडिया के भी नहीं बल्कि वर्ल्ड इज रिनाउंड आपको बताऊंगा हेड किडनी ट्रांसप्लांट एंड एसोसिएट चीफ यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जरी ऑप्टिमस हॉस्पिटल गुड़गांव के डॉक्टर साहब, डॉक्टर वरुण मित्तल साहब। हमारी खुशकिस्मती इसने अपने बिजी शेड्यूल में टाइम हमारा निकाला। हमने ही गुजारिश की, क्योंकि पेशेंट्स का काफी सारा भीड़ है बाहर, हमने कोशिश की कि हम इसके कुछ मिनट्स लेंगे आपके लिए। डॉक्टर साहब खैर मकदम है आपका। डॉक्टर साहब हम माफी चाहते हैं कि हमने आपका बिजी शेड्यूल में कुछ टाइम निकाला। डॉक्टर साहब पहले हम आदमी आपका खैर मकदम करेंगे। डॉक्टर साहब रिगार्डिंग किडनी की बात करें कि किडनी के एक्सपर्ट है आप, किडनी ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट है। पहले बात यह है कि हम अपनी किडनीज को कैसे हेल्दी बनाएं। तो जैसे वादी की बात हुई है, तो कश्मीर में किडनी प्रॉब्लम दिन बर दिन बढ़ रही है जी। उससे और बुरी बात यह है कि यंगर पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। इसके बहुत सारे कारण हैं। अब कारण बहुत सारे ये हैं कि सबसे पहले तो लाइफस्टाइल है, डाइटरी हैबिट्स हैं, हाई सॉल्ट इंटेक है, और एनिमल प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है, ऑयल इंटेक ज़्यादा है, शुगर इंटेक ज़्यादा है। उस वजह से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का जो इंसिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इवन जो 20, 30s, 40s में जो यंगर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनमें भी बढ़ते जा रहा है। उसके बाद स्मोकिंग का भी यहाँ पे काफ़ी है, लोगों को, यंगर बॉयज़ को स्पेशली काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन है, तो उस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। और दूसरा, इस वैली में और इस एरिया में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जो IgA नेफ्रोपैथी करके एक प्रॉब्लम है, वो काफ़ी प्रेवलेंट है। तो इन सब कारणों की वजह से किडनी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है। एक यहीं की स्टडी के हिसाब से हर 10 में से एक कश्मीरी को अर्ली ऑनसेट किडनी डिजीज़ है। बिल्कुल। तो उसके लिए ये है कि ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी किडनीज को कैसे उसको बचा सकते हैं इन सब बीमारियों से। डॉक्टर साहब हमने देखा है कि पिछले ही 2 सालों में अनंतनाग की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, कि डायलिसिस का कंसेप्ट ही नहीं था, लेकिन 2 साल में एब्रप्टली इतने डायलिसिस सेंटर बढ़ गए, इतने पेशेंट्स से किडनी की जो डायलिसिस के शिकार है, और उन पेशेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए, जो डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं जिनको की किडनी बिल्कुल फेल हो चुकी है और एंड स्टेज रीनल डिजीज है कि अब उनकी किडनी काम नहीं कर रही, तो उनको जो डायलिसिस पे आ गए हैं उनको अपने डॉक्टर से मिलके, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से या किडनी स्पेशलिस्ट से या ट्रांसप्लांट सर्जन से मिलके उसको टाइमली उसका आगे ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। देखिए, कोई भी पेशेंट जिसकी किडनी फेल हो गई, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो डायलिसिस पे रहेगा या फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट पे जाएगा। तो किडनी ट्रांसप्लांट एक यंगर पेशेंट के लिए एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है, इंडिपेंडेंट लाइफ देता है, और उसको बेसिकली सेम एक्टिव लाइफ देता है जो वो पहले था। ठीक है, डायलिसिस एक क्योर नहीं है, एक कंट्रोल है कि फॉर द टाइम बीइंग जब तक उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तब तक वो काम चलता रहेगा। पर उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे अब 2 बार 3 बार डायलिसिस, मिनिमम 12 घंटे का डायलिसिस चाहिए होता है हफ्ते में। तो जब एक बार डायलिसिस होगा, अगले दिन उसकी थोड़ी तबीयत डाउन होती है, बुखार आता है, बदन दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, फिर उसके बाद अगले दिन फिर से स्लॉट उसको लेना पड़ता है। तो ऐसे करके उसका मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीटमेंट में चला जाता है। प्लस उसके साथ जो फैमिली मेंबर है वो भी, उसका भी टाइम वेस्ट होता है। तो एक अर्निंग जो यंग मेंबर था जो डायलिसिस पे है, उसके साथ एक और मेंबर भी फंस गया, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ गई। I mean, जो डायलिसिस पे पेशेंट है, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ डायलिसिस पे रहे थे। हाँ, वो इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उसको टाइम नहीं मिल पाता। अपना कोई भी जो एक जॉब करता है या बिजनेस करता है उसको टाइम नहीं दे पाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डायलिसिस का ड्यूरेशन बढ़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। हीमोग्लोबिन कम होता है, बोन्स में प्रॉब्लम आती है, वीकनेस होती है, भूख नहीं लगती है, ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट बैठता है, लंग्स में प्रॉब्लम आती है। तो धीरे धीरे उसके चीज़ें बढ़ती जाती हैं और उसका प्रॉब्लम्स बढ़ती जाता है, जिससे खर्चा भी बढ़ता है और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट भी नहीं कर पाता है।
हमने देखा है कि ठीक है। जो यंग पीपल है, वादी की ही बात करें, हाँ। यंग पीपल में है किडनी फेलियर है, और वो इस हद तक है कि वो ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं। हालांकि हम अब आपके सब्जेक्ट पे आएंगे। हाँ। ट्रांसप्लांट ये डायलिसिस के ऊपर सबसे अच्छा ऑप्शन है। हाँ। तो ट्रांसप्लांट के हवाले से बात करेंगे डॉक्टर साहब। काफ़ी सारे मिथ्स हैं कि मैं डोनेट कर सकता हूँ, और वो जो रेसिपिएंट होता है वो मैं इसकी किडनी ले सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु कैन बी डोनर? हाँ, चूंकि डायलिसिस में प्रॉब्लम्स हैं तो यंगर पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए पहला, जैसे आपका क्वेश्चन है हु कैन बी अ डोनर, तो किसी भी ट्रांसप्लांट प्रोसेस में डोनर इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन अ पेशेंट। कि जैसे कि डोनर की लाइफ को कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ट्रांसप्लांट के बाद, डोनेशन के बाद। तो कोई भी जो डोनर है, एज के हिसाब से बात करें तो 18 साल के ऊपर और 65 साल की एज तक डोनेट कर सकता है, जिसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि उसको आगे किडनी में प्रॉब्लम करेगा, जैसे कि कोई डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो वो डोनेट कर सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर एक क्वेश्चन आया मेरे जहन में, मान लो एक छोटा बच्चा है, 22 का एज है, और उसका दादा है या उसका बाप है 40-50, वो डोनेट कर सकता है? यस, उसका बाप, उसका माँ बाप और दादा दादी दोनों डोनेट कर सकते हैं। तो कोई भी डोनेशन के पहले हम टेस्ट करते हैं। अगर टेस्ट में ऐसा लगता है कि वो जो किडनी दे रहा है पेशेंट को अच्छा एक डायलिसिस फ्री लाइफ देगा, और सेकंड जो डोनर दे रहा है उसकी भी लाइफ में आगे उसको प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो वो भी ऐसा नहीं कि वही पेशेंट बन जाए। तो दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो उसका मकसद है ना वो खराब हो और इसका फायदा हो जाए, तो वैसे ही किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन जो है कि फादर भी दे सकता है, दादा दादी भी दे सकते हैं, बशर्ते कि उनके टेस्ट बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, काफी सारे और एक मिथ है कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए नेगेटिव है, उसका जो है डोनर का वो ए पॉजिटिव है, जो रिसिपिएंट क्या है वो आपस में मिसमैच करते हैं, तो वो डोनेट कर सकते हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि डोनर तो अवेलेबल है कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो जो ओ ग्रुप होता है वो सबको डोनेट कर सकता है, और जो पेशेंट ए बी ग्रुप है उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, वो सबका किडनी ले सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप का, तो इनमें तो प्रॉब्लम नहीं आती है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे वाइफ और हस्बैंड है, वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप है ए, तो अब दोनों मैच नहीं करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम बोलते हैं कि अपनी फैमिली में और मशवरा करो और रिश्तेदारों से बात करो, अगर कोई ब्लड ग्रुप मैच का मिल जाए तो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। अगर फिर भी मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप मैच का नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट। तो उसका सक्सेस रेट भी आज की तारीख में मोर और लेस इक्वल है नॉर्मल ट्रांसप्लांट जितना। तो उसमें एक अलग प्रोसेस है, पहले हम पेशेंट के बॉडी में उसके ब्लड से टेस्ट करते हैं, उसके टाइटर्स चेक करते हैं, अगर टाइटर्स उसके विद इन लिमिट्स हैं कि जो मैनेजेबल हैं, तब उसको एक प्लाज्मा एक्सचेंज करके एक प्रक्रिया होती है, उसको एक करके उसके एंटीबॉडीज को डाउन करके फिर उसकी उसी डोनर के साथ जिसके साथ ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया उसके साथ कर सकते हैं। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की बात आई है, तो आपकी नज़र में डायलिसिस अच्छा है या ट्रांसप्लांट? क्योंकि काफी सारे मिथ्स है कि ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होता है। दोनों ही एक वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। बट सारे पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं है, सारे पेशेंट डायलिसिस के लिए भी फिट नहीं होते। तो वो हमको डिसाइड करना है कि इस पेशेंट के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डायलिसिस बेटर है कि ट्रांसप्लांट पेशेंट है। तो नॉर्मली जो यंगर पेशेंट्स हैं, जो फिट हैं, जो हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फिट हैं, और जो दे वांट टू लिव, एंड जो अर्निंग मेंबर हैं, जो मतलब अपनी फैमिली को आगे सपोर्ट करने वाले, उनके लिए ट्रांसप्लांट एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, क्योंकि इट एड्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट एड्स गुड प्रोडक्टिव ईयर्स टू लाइफ। तो इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल है, मोर हैप्पी है, ज़्यादा फूड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज़्यादा मेडिसिन नहीं है, और रेगुलर फॉलो अप करना, इंडिपेंडेंट है। डॉक्टर साहब, और एक मिथ है कि अगर किसी का किडनी फेलियर हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है, तो उसको ये डर रहता है कि अगर मैं बेटे या बेटी का ट्रांसप्लांट खुद लूँ और उसकी किडनी लूँ, क्या वो किडनी भी हाइपरटेंशन की वजह से फिर खराब हो? किसी पेशेंट को किडनी जो फेलियर हुई वो हाइपरटेंशन की वजह से हुई है, अगर उसको हम किडनी देंगे, दूसरी किडनी देंगे, क्या उसको ये डर रहेगा कि हाइपरटेंशन की वजह से? ये जो हम बात कर रहे हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी खराब हो गया, तो वो क्या होता है कि वो तरीके से उसको मैनेज नहीं किया गया। एक तो उसका डिटेक्शन लेट हुआ था उस समय कि जब उसको लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर था, बट उसने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे किडनी फेल हो गया। जब वो आता है तो ऑलरेडी किडनी डैमेज होती है। बट जब हम ट्रांसप्लांट कर दिया इस पेशेंट का, तो हम पहले से ही पता है कि इसको ब्लड प्रेशर है,
बट वो पहले से हम अंडर कंट्रोल में रखते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर पहले से कंट्रोल में और रेगुलर फॉलोअप में है, रेगुलर मेडिसिन का देखा जा रहा है, तो वो ब्लड प्रेशर उसको तंग नहीं करता है, तो उसकी किडनी को डैमेज नहीं करता है। और एक मिथ है, मान के चले कि अब भाई का किडनी फेलियर हो गया है और बहन देने के लिए तैयार है, हालांकि बहन अनमैरिड है, तो उसमें एक क्वेश्चन होता है कि कल मेरी शादी होने वाली है, मैं शादी कर सकती हूँ, मेरे बच्चे हो सकते हैं, तो भी एक डाउट है। हाँ, तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि डोनर को पहले वैल्यूएशन के बाद ही लिया जाता है। अब जहाँ तक मैरिज का सवाल है, तो डोनर जो फीमेल डोनर्स हैं हमारे इंडिया में, हमारे मुल्क में 80% जो डोनर्स हैं वो यूजली फीमेल्स होती हैं, या तो मदर होती है या वाइफ होती है या सिस्टर होती है, ये ऐसा है। तो उनकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले सारा टेस्ट करने के बाद ही उनका लिया जाता है। और डोनेशन के बाद ना तो मैरिड लाइफ में कोई अंतर आता है, ना ही रिप्रोडक्टिव लाइफ में, मतलब कि मैरिज भी कर सकती हैं, बाद में बच्चा पैदा करना है तो वो भी हो सकता है। और सेकेंडली यही नहीं है, अगर कोई जॉब करना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, कोई मेहनत का काम करना चाहता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था, मैरिड लाइफ और रिप्रोडक्टिव लाइफ दोनों पे कोई अंतर नहीं आता है। अच्छा, जो अब डोनर होगा या रेसिपिएंट होगा, डोनर के जहन में ये सवाल होता है कि अगर मैं रेसिपिएंट को अपनी किडनी दूं तो मुझे भी लाइफ लॉन्ग के लिए मेडिसिन पे रहना है और उनको भी रहना है। तो वही इसका भी यही आंसर है कि अगर इवैल्यूएशन में किडनी ठीक है उसकी पहले से, और अगर ऐसा लगता है कि दूसरी किडनी पे रेस्ट ऑफ दी लाइफ अपनी गुजार सकता है, तो डोनर को हम कोई दवाई देते ही नहीं है, कोई दवाई नहीं देते। उसका रेगुलर एक फॉलोअप चलता है, 1 साल में एक बार बेसिक हेल्थ चेकअप करना है, उसकी कोई दवाई नहीं खानी पड़ती उसको। डॉक्टर साहब, पेशेंट्स का फ्लो भी है और एक कुछ 2-3 सवाल हैं। और जो ये सर्जरी होती है, जो ट्रांसप्लांट होता है, ये लैप्रोस्कोपी होती है? डोनर की सर्जरी लैप्रोस्कोपी से होती है, एंड दूसरा जो पेशेंट की सर्जरी है वो ओपन या फिर रोबोटिक तरीके से किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मान के चले कि जो भी नाजरीन हमें देख रहे हैं, इनफैक्ट जो किडनी पेशेंट होंगे वो भी हमें देख रहे हैं, और जिनके मन में ये ख्याल होगा कि हाँ हम ट्रांसप्लांट के लिए जाएंगे, तो कुल मिलाकर कॉस्ट हमें बताया कि इस कॉस्ट सर्जरी की कॉस्ट मोटा मोटा आप अगर 2 तरीके से है, गवर्नमेंट सेटअप में ट्रांसप्लांट है कि प्राइवेट सेटअप में, दोनों जगह पे ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किया जाता है, जहाँ पे भी एक वेल रनिंग ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर पे तो कम होता है, बट उसमें वेटिंग लिस्ट ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में ये है कि नॉर्मल अगर ब्लड ग्रुप मैच है तो अराउंड 7 to 8 या 9 लाख में ट्रांसप्लांट हो जाता है, ठीक है। और अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं है तो डिपेंड करता है उसके टाइटर्स कितने हैं, उस हिसाब से ये है, तो वो भी अराउंड 10 to 15 लाख के अंदर अंदर हो जाता है। नहीं, काफी सारा दबाव था कि यहाँ पे 30, 40, 50 लाख तक। ये बहुत बड़ी मिथ्या है कि ऐसा 30, 40, 50 लाख, ये बिल्कुल झूठ है, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब का तारुफ में फिर से आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब जो आर्टेमिस हॉस्पिटल दिल्ली में है, ये वहाँ पे हेड किडनी ट्रांसप्लांट है एंड एसोसिएट चीफ है यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जरी आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। और हमने डॉक्टर साहब से इतना वक्त लिया है सिर्फ आपके लिए, जो हमारे किडनी पेशेंट्स हैं, डॉक्टर साहब का काफ़ी सारा भीड़ है। और आपको मैं बताऊं कि साउथ कश्मीर के लिए खासकर खुशखबरी है कि अगर डॉक्टर साहब से कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है, वो चीनी चौक में एक्सपर्ट केयर यहाँ पे है, एक्सपर्ट केयर में अपना नाम दर्ज करवाए और डॉक्टर साहब से वो कंसल्टेशन ले। और इसकी जो टाइमिंग है वो आपसे अपडेट की जाएगी कि डॉक्टर साहब कब आते हैं यहाँ पे और कब इनका कंसल्टेशन डे होता है। उसके अलावा डॉक्टर साहब वादी के कई मुख्तलिफ इलाकों में भी देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया है, और कोई मैसेज जो आप हमारे नाज़रीन तक पहुँचाना चाहते हैं? बस मैं यही चाहूंगा कि जहाँ तक किडनी डिजीज, लेटेस्ट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि हम पहले उसको ना ही होने दे तो ज़्यादा बेटर है। तो उसके लिए आपको बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपनी डाइट पे जो नमक, चीनी, तेल, लो सॉल्ट, लो शुगर डाइट रखनी है, ऑयल्स कम करने हैं, एनिमल प्रोटीन का कम से कम इंटेक करना है। और दूसरा, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की, तो उसको पहले से ही अपना वैसे परहेज करना और रेगुलर एक 1 ईयर में हर साल में एक बार हेल्थ चेकअप करना है। तीसरा, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको आज ही छोड़ दो और 10 लोगों को और छुड़वाओ। और चौथा, अगर कोई जैसे आजकल जो जिम वगैरह में बहुत बच्चे जाते हैं, अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स खाते हैं, तो ये भी बड़े नुकसानदायक हैं। तो ये ऐसे बिना किसी सही बंदे की सलाह के बिना इसको नहीं लेना चाहिए। तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, स्मोकिंग हो गया,
डाइटरी हैबिट्स हो गया, किसी की डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर की फैमिली हिस्ट्री है तो उसको ध्यान रखना है, और प्लस सप्लीमेंट्स नहीं लेना है। तो ये बेसिक प्रिवेंटिव मेथड्स हैं। और अपने आप को फिट रखना है, पानी ज़्यादा पीते रहना है, किसी को कोई स्टोन्स प्रॉब्लम है तो रेगुलरली दिखाना है। डॉक्टर साहब से पेशेंट मिलने के लिए जो आए थे, कंसल्टेशन के लिए आए थे, उनमें से एक पेशेंट को हमने पकड़ा। तो हमें बताया कि आपका जो ट्रांसप्लांट हुआ है कितने साल पहले हुआ? ये हुआ है बिफोर 4 इयर्स। 4 इयर्स। आप कहाँ के? मैं खन्ना अनंतनाग के। खन्नाबाद के। मुझे बताया कि काफ़ी सारे लोग हैं बाहर में, हमने देखे कि जो रेडी है ट्रांसप्लांट करने में, लेकिन एक मिथ है उनमें से कि खर्चा लगता है ज़्यादा, या उसके बाद हम ठीक रहेंगे नहीं, क्या कहना चाहिए? नहीं, अगर ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है तो इट विल टेक नॉट मोर देन 10 to 15 lakhs। फिर वो भी 10 लाख से ऊपर जो जाएगा वो जब जिसका ट्रांसप्लांट ये मैच नहीं हो कर रहा है ब्लड ग्रुप, अच्छा। तो मैक्सिमम ये लग रहा है 10 तक। मतलब खर्चा वर्चा जितना 1.5 महीने का आएगा, 1-1.5 महीने रहना पड़ता है वहाँ पे। टोटल मिला के जिसका मैच हो रहा है 10, जिसका मैच नहीं हो रहा है इट विल टेक 2 to 3 lakhs एक्स्ट्रा मूव। अच्छा, मतलब मैं ऐसे मानसून 12-13-14 लाख तक की हो जाएगा अगर किसी को मैच भी नहीं होता है? आराम से हो जाएगा। अच्छा, काफ़ी सारे मिथ्स है ना कि अगर डोनर है तो, मतलब मैं आपको कश्मीरी में कहूँगा, तिमिस पैस दावा फिलिस पेट्रोजन तो फिमिस पे दावा फिलिस पेट्रोजन तिमन खतर क्या शांस? डोनर को सिर्फ 3 दिन दवाई खानी पड़ती है, 3 दिन के बाद कुछ नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं। आपको किसने डोनेट किया है? मुझे मिसेज ने डोनेट किया। अच्छा, मिसेज ने डोनेट किया है, माशाल्लाह। तो हम दुआ करेंगे कि आप इंशाल्लाह ठीक रहे, आपका जो प्यार है वो हमेशा भरपूर रहे। तो ये रिमार्क्स थे आपके सामने जो डॉक्टर साहब के पेशेंट है, खन्ना अनंतनाग से ही ताल्लुक रखता है। उनने 4 साल पहले डॉक्टर साहब के ही हाथों से ट्रांसप्लांट करवाया, इनकी बीवी ने इसको डोनेट किया है। और इनका भी कहना है कि 10 ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 लाख तक लगता है। अगर किसी को ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है तो ही उसी हालत में 15 लाख तक, 14-15 लाख तक होता है, अदरवाइज 10 लाख तक होगा। जो हमारे मिथि से 40-50 लाख तक हो जाए। हमने भी बाहर भी अभी बात की पेशेंट से, उनको बोलते हैं कि अगर ट्रांसप्लांट करेंगे कम से कम 50 लाख तक खर्चा होगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं, 10 लाख तक ये ठीक होगा। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।